गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे कीमत विभेद के बारे में, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। लेक्चर वीडियो को देखने के पहले आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए यहाँ पर पहले हम कीमत विभेद को समझते हैं। मीनिंग ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब विभिन्न क्रेताओं को एक ही वस्तु भिन्न भिन्न कीमतों पर बेची जाती है तो उसको कहा जाता है कीमत विभेद। और ऐसा कीमत विभेद जो एकाधिकारी करता है उसको विभेदकारी एकाधिकारी कहा जाता है। देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम कीमत विभेद को समझते हैं। मान लीजिए हम बिजली की बात करते हैं कि जो बिजली कंपनी है एमपी में, वह घरेलू उपयोग के लिए अधिक दर पर बिजली प्रदान करती है, जबकि कृषि कार्य के लिए कम यूनिट पर कम दर पर बिजली प्रदान की जाती है। तो ये कहलाता है कीमत विभेद। यानी एक ही वस्तु या सेवा को विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमत वसूल की जाती है, तो वो कहलाता है कीमत विभेद। इस तरह के अभी तो हमने केवल आपको एक बिजली का एग्जाम्पल दिया, और भी कई तरह के एग्जाम्पल हैं जो हमारे वास्तविक जगत में पाए जाते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कीमत विभेद के बारे में एक परिभाषा दिया है। उन्होंने कहा है कि एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादित एक समान वस्तुओं को विभिन्न क्रेताओं को विभिन्न कीमतों पर बेचने की क्रिया जो है वह कीमत विभेद कहलाती है। इन्होंने भी यही कहा है कि एक नियंत्रण के अंतर्गत, मतलब यदि एक एकाधिकारी के अंतर्गत या उसके द्वारा यदि एक समान वस्तु का उत्पादन किया जाता है, तो उसको जब वह विभिन्न क्रेताओं को भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचता है, वह क्रिया जो है कीमत विभेद कहलाती है। कीमत विभेद के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को समझते हैं। सबसे पहला देखिए, व्यक्तिगत कीमत विभेद। जब एकाधिकारी अपनी वस्तु की विभिन्न व्यक्तियों से भिन्न भिन्न कीमत वसूल करता है तो उसको कहा जाता है व्यक्तिगत कीमत विभेद। जैसा मान लीजिए कि एक डॉक्टर है जो कि गरीब व्यक्तियों से इलाज के कम पैसे लेता है, और जो अमीर व्यक्ति है उनसे ज़्यादा पैसा वसूल करता है, तो ये कहलाएगा व्यक्तिगत कीमत विभेद। नंबर 2, भौगोलिक कीमत विभेद। जब एकाधिकारी ऐसा करता हो कि हमारे घरेलू बाजार में तो वस्तु की कीमत ऊंची रखता हो, और जो विदेशी बाजार है वहाँ पर वही वस्तु कम कीमत पर बेचता हो, तो वह कहलाएगा भौगोलिक कीमत विभेद कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये कहें कि एक मोबाइल है, उस मोबाइल को जब इंडिया में उसका उत्पादन किया जाता है मान लीजिए, और उसको यदि इंडिया में बेचा जाता है तो उसकी कीमत 10,000 रुपये है। लेकिन जब वही विदेशी बाजार में इंडिया के बाहर दूसरे देशों में ले जाके बेचा जाता है तो वह 10,000 से कम में बेचा जाता है, तो वह कहलाता है क्या? भौगोलिक कीमत विभेद कहलाता है। नंबर 3, उपयोग कीमत विभेद। जब एकाधिकारी फर्म एक वस्तु के विभिन्न उपयोग के लिए भिन्न भिन्न कीमत लेता हो तो वह कहलाएगा उपयोग कीमत विभेद। जैसे कि जस्ट अभी हमने आपको एक बिजली का एग्जाम्पल देके बताया था कि बिजली जो है घरेलू उपयोग के लिए ज़्यादा कीमत पर और कृषि कार्य के लिए कम कीमत पर प्रदान की जाती है। इसी तरह से और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो वस्तु की कीमत के उपयोग के आधार पर भिन्न भिन्न कीमत जब एकाधिकारी वसूल करता है तो वह कहलाता है उपयोग कीमत विभेद। नंबर 4, समय अनुसार कीमत विभेद। जब एकाधिकारी फर्म जो है एक ही सेवा के लिए अलग अलग समय में अलग अलग कीमत वसूल करता हो तो वह कहलाएगा समय अनुसार कीमत विभेद। जैसे कि आपने देखा होगा कि टैक्सी वाला या रिक्शा ऑटो वाला जो है रात में
ज़्यादा कीमत लेता है अपनी सेवा के बदले में, जबकि दिन में उसी सेवा के बदले में कम कीमत लेता है। इसी तरह से आप टेलीफोन में भी आपने देखा होगा कि दिन में उसकी कॉल रेट जो है वो ज़्यादा होती है और रात में कॉल रेट जो है कम होती है। इस तरह से कई कंपनियां इस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। तो ये बात की अभी हमने कीमत विभेद के बारे में। अब बात करते हैं हम कीमत विभेद की श्रेणियों के बारे में या कीमत विभेद के वर्गीकरण के बारे में, क्योंकि प्रोफेसर पीगू ने एकाधिकारी कीमत विभेद की कुछ ये 3 श्रेणियां बताया है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। नंबर 1, प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद। यहाँ प्रथम का श्रेणी कीमत विभेद लिखा हुआ है, आप उसको ठीक कर लेंगे। प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब कोई एकाधिकारी अपनी वस्तु या सेवा का मूल्य जो है क्रेता या हम उसको कहें उपभोक्ता की उनकी सामर्थ्य के अनुसार, उनकी तत्परता के अनुसार वसूल करता हो, अर्थात वह जितनी कीमत देने को तैयार हो उतनी कीमत वह वसूल करता हो, तो वह कहलाएगा प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद कहलाएगा। इस प्रथम श्रेणी की कीमत विभेद में उपभोक्ता की बचत यहाँ पर कुछ भी नहीं होती है। उपभोक्ता की बचत जो है पूरी की पूरी एकाधिकारी वसूल कर लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रथम श्रेणी कीमत विभेद में उपभोक्ता उस वस्तु के लिए जितना मूल्य है उतना ही वो देने को तत्पर है, इसलिए यहाँ पर उपभोक्ता की बचत जो है वह कुछ भी नहीं होती, जीरो होती है। नंबर 2 देखिए, द्वितीय श्रेणी का कीमत विभेद, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है, इसमें एकाधिकारी बाजार को विभिन्न वर्गों में बांट देता है और प्रत्येक वर्ग के जो सदस्य हैं उन सभी सदस्यों से कम कीमत वसूल करता है। जैसे कि आपने ट्रेन में देखा होगा, ट्रेन में एसी भी है तो एसी की भी कैटेगरी है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, इन सभी से अलग अलग किराया लिया जाता है। इसी तरह से स्लीपर का अलग किराया लिया जाता है, जबकि ट्रेन वही है, सेवा एक ही मिलेगी, एक ही ट्रेन की मिलेगी, लेकिन उस ट्रेन में अलग अलग श्रेणी डिवाइड कर दी गई है और अलग अलग श्रेणियों से अलग अलग किराया वसूल किया जाता है। तो ये कहलाता है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट देखिए, तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इस श्रेणी में कीमत विभेद के लिए एकाधिकारी जो है, जो मार्केट है, उस मार्केट को मांग की लोच के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांट देता है और जिस बाजार में मांग की लोच कम होती है वहां पर वह वस्तु या सेवा की ज़्यादा कीमत वसूल करता है और जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होती है वहां पर वह वस्तु की कीमत कम वसूल करता है। तो इस तरह से प्रोफेसर पीगू ने ये कीमत विभेद की 3 श्रेणियां बतलाया है। अब बात करते हैं हम कीमत विभेद की शर्तों के बारे में। कीमत विभेद की जो शर्तें हैं, यानी कीमत विभेद कब किया जा सकता है, तो कीमत विभेद जो है, नंबर 1 आप देख रहे हैं, इन स्थितियों पे कीमत विभेद किया जा सकता है। नंबर 1, बाजारों का पृथक्कीकरण हो, यानी बाजार जो है एक जैसे ना हो। कीमत विभेद के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाजारों का अलग अलग होना चाहिए। एकाधिकारी जो है वस्तु की बिक्री करने के लिए 2 या 2 से अधिक बाजार को देखता है और इन बाजारों में क्रेताओं की मांग की लोच भी वह देखता है कि इन बाजारों में मांग की लोच कैसी है, अलग अलग है क्या, क्योंकि अलग अलग होगी तो उसके आधार पर ही वह कीमत विभेद करने में सक्षम होता है। नंबर 2 देखिए, उपभोक्ताओं की विशेषताएं। उपभोक्ताओं की कुछ विशेषताओं के कारण भी एकाधिकारी जो है कीमत विभेद करने में सक्षम हो जाता है। जैसे कई बार ये होता है कि उपभोक्ता को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि कौन सी वस्तु किस बाजार में किस कीमत पर बिक रही है, तो वहां पर भी एकाधिकारी जो है कीमत विभेद करने में सक्षम हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि उपभोक्ता को इस बात का एक भ्रम होता है कि
ऊंची कीमत वाली वस्तु जो है नीची कीमत वाली वस्तु से अच्छी होगी, इसलिए जो ऊंची कीमत वाली वस्तु है उसको उपभोक्ता क्रय करता है, तो वहां पर भी जो एकाधिकारी है वो कीमत भेद करने में सफल हो जाता है। कुछ एक बात और ये भी होती है कि उपभोक्ता कई बार ये सोचता है कि कीमत का अंतर बहुत कम है, इसलिए वो ज़्यादा मार्केट में उलझन में नहीं रहते हैं मार्केट की, और वह थोड़ा बहुत कीमत ज़्यादा वाली वस्तु ही मिल रही है तो उसको वो परचेज कर लेते हैं। तो इस टाइप की कुछ उपभोक्ताओं की कुछ विशेषताएं होती है, इनके कारण भी कीमत विभेद करने में एकाधिकारी जो है वो सक्सेस हो जाता है। नंबर थर्ड देखिए, पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण हो, यानी एकाधिकारी कीमत विभेद करने में वो तब सफल हो सकता है, तब सक्सेस हो सकता है जबकि वह जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है उस वस्तु की पूर्ति पर उसका पूरा नियंत्रण हो। यदि पूर्ति पर नियंत्रण नहीं है तो प्रतियोगिता की स्थिति बनेगी, कंपटीशन होगा, तो वहां पर वह प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए आवश्यक है कि पूर्ति पर पूरा नियंत्रण हो। नंबर फोर्थ देखिए, कानूनी स्वीकृति। कभी कभी ये होता है कि सरकार जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में जो मोनोपोली होता है उसकी वस्तु को या सेवा को अलग अलग कीमत में बेचने के लिए कानूनी स्वीकृति प्रदान कर देती है। जैसे बिजली का हमने आपको अभी एग्जाम्पल दिया ही था, तो बिजली की जो सेवा है उसको प्रदान करने के लिए कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई है कि आप यदि घर के लिए बिजली प्रदान करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा कीमत पे प्रदान कर सकते हैं, और यदि खेती के काम के लिए बिजली प्रदान करते हैं तो कम कीमत पे आप बिजली प्रदान कर सकते हैं। तो इस टाइप की कुछ कानूनी जो स्वीकृति होती है उससे भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाता है। नंबर फिफ्थ है मांग की लोच में अंतर। देखिए, कीमत विभेद एक एकाधिकारी तभी कर सकता है जबकि जिस जिस बाजार में वह कीमत विभेद करना चाह रहा है उस बाजार में मांग की लोच जो है वह अलग अलग हो। यानी इसका मतलब ये है कि एकाधिकारी जिस जिस बाजार में अपनी वस्तु या सेवा को बेचना चाहता है या बेच रहा है वहां पर मांग की लोच में अंतर हो, सभी बाजारों में मांग की लोच एक जैसी ना हो। यदि मांग की लोच सभी बाजारों में एक जैसी होगी तो वह तो फिर कीमत विभेद नहीं कर पाएगा। जिस बाजार में मांग की लोच कम होगी वहां पर वह ज़्यादा कीमत निर्धारित करेगा, ऊंची कीमत वसूल करेगा, और जिस बाजार में मांग की लोच अधिक है वहां पर वह वस्तु की कीमत कम वसूल करेगा। तो इस तरह से ये कुछ कंडीशंस हैं, ये इनके आधार पर वह एकाधिकारी जो है कीमत विभेद करता है। अब बात करते हैं हम कि जो एकाधिकारी है, एकाधिकारी की कीमत निर्धारण की बात करेंगे। एकाधिकारी अपनी वस्तु की या सेवा की कीमत कितनी वसूल करेगा या उसकी कीमत का निर्धारण किस बिंदु पर होगा उसकी हम बात करते हैं। देखिए, प्रत्येक जो एकाधिकारी होता है, जो मोनोपोली होता है, जो कि कीमत विभेद करना चाह रहा है, उसका अंतिम उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह ये चाहता है कि वह उसके द्वारा जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है उसको वह विभिन्न बाजारों में बेच सके, और भिन्न भिन्न बाजारों में वह भिन्न भिन्न कीमत तब बेचेगा जबकि उन बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो, तभी वह कीमत विभेद कर सकता है। तो इस तरह से हम देखें तो जो विभेदकारी एकाधिकार है इसके अंतर्गत कीमत का निर्धारण करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि जो एकाधिकारी है वह दो बाजारों में अपनी वस्तु को बेच रहा है। बेचने को तो वो दो से ज़्यादा बाजारों में बेचता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि एक एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि जो एकाधिकारी है वह दो बाजार में अपनी वस्तु को बेच रहा है और उन दोनों बाजार में अपनी वस्तु को बेच के अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करता है। तो अब यदि
वह अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करता है या अपने संतुलन बिंदु को प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो वह उस समय अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा जबकि ये दो शर्तें जो है पूरी होती हो। पहली शर्त है नंबर 1, प्रत्येक बाजार का सीमांत आगम एक समान हो। जैसे कि मान लीजिए एक अधिकारी दो बाजारों में वस्तु को बेच रहा है। मान लीजिए मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड, ये दो बाजार हैं, इन दो बाजारों में वह वस्तु को बेच रहा है। हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। मान लीजिए ए बाजार, ये ए मार्केट है और ये बी मार्केट है। ये दो बाजार में वह अपनी वस्तु को बेच रहा है, तो उसके लिए आवश्यक है वह मैक्सिमम प्रॉफिट यदि दोनों बाजारों से प्राप्त करना चाहता है तो ये जरूरी है कि ये दोनों बाजार, जैसे पहले की ए बाजार है तो ए मार्केट का सीमांत आगम जो है ये मान लीजिए इसको हम फर्स्ट कहते हैं, तो ये बराबर होना चाहिए। ये दूसरा वाला जो मार्केट है इसको 2 कह देते हैं, हम MR2 कहते हैं। तो ये पहले बाजार का ये सीमांत आगम दूसरे बाजार के सीमांत आगम के बराबर होना चाहिए, तभी उस एकाधिकारी को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। यदि मान लीजिए कि जो फर्स्ट मार्केट है ये वाला ए मार्केट, इसका यदि MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू, ये जो सेकंड वाला मार्केट है बी मार्केट, इसके मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा है, इसका ए का ज़्यादा है बी से, तो ऐसी स्थिति में एकाधिकारी क्या करेगा कि बी में वस्तु ना बेचकर वह ए में वस्तुओं को बेचने लगेगा और ए मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो इस तरह से बी बाजार से ए मार्केट में वस्तुओं को वह तब तक हटाएगा या तब तक बी मार्केट से ए मार्केट में लाके बेचेगा जब तक कि ये वाली कंडीशन ना पैदा हो जाए, यानी दोनों बाजार का जो सीमांत आगम है MR1 इक्वल टू MR2, तो ये दोनों बाजार का जब तक सीमांत आगम बराबर नहीं हो जाता तब तक वह बी बाजार से ए बाजार में वस्तुओं को लाकर बेचेगा। तो इस तरह से पहली कंडीशन ये है कि एकाधिकारी जो है तभी संतुलन की स्थिति में होगा जब वह उसका दो बाजारों का सीमांत आगम, पहले बाजार का सीमांत आगम और ये दूसरे बाजार का सीमांत आगम, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हों, तभी उस एकाधिकारी को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। अब दूसरी शर्त समझते हैं। देखिए दूसरी शर्त ये कहती है कि सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो। सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो। देखिए ये वाली कंडीशन तो अभी हमने जस्ट देखा कि MR1 इक्वल टू MR2, ये दोनों बाजार का सीमांत आगम एक दूसरे के बराबर हों और ये दोनों ही जो हैं ये दोनों बराबर हों किसके, मार्जिनल कास्ट के, यानी दोनों बाजार का सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो, तब उस एकाधिकारी को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये वाली कि दोनों बाजार का सीमांत आगम एक दूसरे के बराबर हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों बाजारों का जो सीमांत आगम है वह सीमांत लागत के बराबर हो। तो जिस बिंदु पर ये दोनों शर्तें पूरी होगी वहां पर जो विभेदकारी एकाधिकारी है वह कीमत का विभेद करने में सफल होगा, अर्थात उस बिंदु पर कीमत का निर्धारण वह करेगा। तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहां पर हमने विभेदकारी एकाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण को इस डायग्राम में प्रदर्शित किया है। यहां पर हम ये मानते हैं कि जो एकाधिकारी है वह दो बाजारों में अपनी वस्तु को बेचता है। बाजार नंबर 1, ये बाजार नंबर 1 और बाजार नंबर 2, ये दो बाजारों में अपनी वस्तु को बेचता है। तो इन दोनों बाजारों का कुल मार्केट, इन दोनों का हम जोड़ेंगे
तो ये कुल बाजार कहलाएगा। ये थर्ड वाला जो डायग्राम है ये कुल बाजार कहलाएगा। फर्स्ट वाले मार्केट का जो एवरेज रेवेन्यू है ये AR1 है और मार्जिनल रेवेन्यू जो है उसका MR1 है। तो पहले वाले बाजार का औसत आगम AR1 और सीमांत आगम MR1 है। इसी तरह से ये जो दूसरा वाला बाजार है, इस बाजार में हम देखें तो इस बाजार का जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो AR2 है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है MR2 है। यहाँ पर देखिए ये दोनों बाजार में, ये जो पहला बाजार है इस बाजार में वस्तु की मांग की लोच जो है वह कम है और दूसरे बाजार में मांग की लोच ज़्यादा है, क्योंकि दूसरे बाजार में ये AR और MR ये ज़्यादा तिरछे हैं और जबकि पहले बाजार में मांग की लोच कम है, क्योंकि यहाँ पर AR और MR ये देखिए ज़्यादा तिरछे नहीं है बल्कि सीधे होने की स्थिति में है। तो A बाजार में मांग की लोच कम है और B बाजार में मांग की लोच अधिक है। अब यहाँ पर ये जो थर्ड वाला डायग्राम है ये CMR है। ये CMR जो है पहले बाजार का मार्जिनल रेवेन्यू और दूसरे बाजार का मार्जिनल रेवेन्यू, इन दोनों का टोटल है CMR। और यहाँ पर MC जो है ये कुल बाजार का मार्जिनल कास्ट कर्व है, सीमांत लागत वक्र है। अब यहाँ पर देखिए ये जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है इसको MC कर्व नीचे से T3 बिंदु पर काट रहा है, इसलिए जो विभेदकारी एकाधिकार है वह T बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है। यहाँ पर MC और MR कुल बाजार का बराबर है। यहाँ पर एकाधिकारी जो है OQ3 मात्रा का उत्पादन करेगा और T3Q3 इस कीमत पर वह बेचेगा। अब चूंकि एकाधिकारी उत्पादन कर रहा है OQ3, कुल उत्पादन है एकाधिकारी का OQ3, इस OQ3 कुल उत्पादन को वह दो बाजारों में, ये मार्केट फर्स्ट और मार्केट 2, ये दो बाजारों में वह बेचता है। तो इन दोनों बाजारों में भी संतुलन होना आवश्यक है, ये हमने संतुलन की शर्त में पढ़ा है। तो देखिए ये जो T3 संतुलन बिंदु है, इस T3 संतुलन बिंदु से होते हुए हमने एक लाइन खींचा यहाँ तक। तो ये वाली जो रेखा है, ये रेखा ये देखिए MR1 को T1 बिंदु पर और MR2 को T2 बिंदु पर काट रही है। इसका मतलब ये है कि बाजार 1 में जहाँ की मांग की लोच कम है वहाँ पर T1 संतुलन बिंदु है और बाजार 2 पर T2 संतुलन बिंदु है। बाजार 1 में जहाँ मांग की लोच कम है वहाँ पर एकाधिकारी फर्म जो है T1 बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है। यहाँ पर वस्तु की कीमत जो निर्धारित होती है वह निर्धारित होती है P1Q1। बाजार 1 में हम लिख के बताते हैं, बाजार 1 में बाजार 1 यहाँ पर जो प्राइस है, प्राइस ये निर्धारित होती है P1Q1 और बिक्री की जो मात्रा होगी यानी आउटपुट जो होगा, आउटपुट होगा OQ1। पहले बाजार में कीमत जो निर्धारित होगी वह होगी P1Q1, P1Q1 कीमत निर्धारित होगी P1Q1 और OQ1 इतनी मात्रा एकाधिकारी जो है, विभेदकारी एकाधिकार जो है वह मार्केट फर्स्ट पे बेचेगा और संतुलन की स्थिति में होगा। अब इसी तरह से दूसरे वाले बाजार में, इस दूसरे बाजार में फर्म जो है T2 बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है और P2Q2 इतनी वस्तु की कीमत निर्धारित होगी और
Q2 इतनी मात्रा वह बाजार टू में बेचेगा। यानी बाजार टू की अगर हम बात करें, बाजार टू की हम बात करें तो बाजार टू में प्राइस जो होगी, प्राइस होगी P2Q2 और यहाँ पे बिक्री की जो मात्रा होगी, आउटपुट लिख सकते हैं हम उसको, बिक्री की जो मात्रा होगी वह होगी OQ2 इतनी मात्रा वह बेचेगी। इस तरह से दोनों बाजार में हम देखें तो दोनों बाजार में वह पहले बाजार में OQ1 और दूसरे बाजार में OQ2, तो इस तरह से कुल बिक्री जो होगी, कुल बिक्री OQ1 प्लस OQ2 इक्वल टू OQ3, इतनी OQ3 मात्रा दोनों बाजारों में वह बेचेगी। तो इस तरह से हमने ये समझा कीमत विभेद में कि यहाँ पर देखिए, ये पहले बाजार में जहाँ पर मांग की लोच कम है वहाँ पर वह ज़्यादा कीमत निर्धारित करता है और वस्तु की कम मात्रा बेचता है, और बाजार नंबर 2 जहाँ पर की मांग की लोच कम है, बाजार नंबर 2 में यहाँ पर हम देखें तो मांग की लोच कम नहीं है, मांग की लोच ज़्यादा है, मांग की लोच यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए बाजार 2 में वह वस्तु की कीमत कम रखेगा और ज़्यादा उत्पादन की मात्रा का विक्रय करेगा। तो इस तरह से वह जिस बाजार में मांग की लोच कम है वहाँ पर ज़्यादा कीमत निर्धारित कर रहा है, जैसे कि बाजार नंबर 1 में, और बाजार नंबर 2 जहाँ पर मांग की लोच अधिक है वहाँ पर वह कम कीमत निर्धारित करके ज़्यादा मात्रा को बेचकर प्रॉफिट कमाता है। तो इस तरह से जो विभेदकारी एकाधिकार होता है वह अपनी वस्तु को भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न बाजारों पर बेचकर प्रॉफिट कमाता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्या जो कीमत विभेद है ये समाज के लिए कहाँ तक सही है, यानी कीमत विभेद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो कीमत विभेद क्या हानिकारक है या लाभदायक है। तो पहले हम ये समझते हैं कि जो कीमत विभेद है ये हानिकारक है। हम इस बात को पहले समझते हैं। तो कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर हम कीमत विभेद को कह सकते हैं कि ये समाज के लिए हानिकारक है। यदि मान लीजिए कि कीमत विभेद के कारण गरीबों को वस्तु की ज़्यादा कीमत देनी पड़ रही है और अमीरों को कम कीमत देनी पड़ रही हो, तो ऐसा कीमत विभेद जो है समाज के लिए हानिकारक होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि राशिपातन की नीति के कारण एकाधिकारी जो है वह घरेलू बाजार में उस वस्तु की कीमत ज़्यादा लेता हो और विदेशी बाजार में उस वस्तु की कीमत कम लेता हो, तो ऐसा कीमत विभेद भी समाज के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे हमारे देश के जो उपभोक्ता हैं उनको उस वस्तु के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। और कुछ एक बात और ये भी है कि मान लीजिए एकाधिकारी जो है वह जानबूझकर अपने लाभ को बढ़ाने के लिए वस्तु का उत्पादन कम करता हो। वह पता है उसको कि यदि मैं वस्तु का उत्पादन कम करेंगे हम तो वह स्वाभाविक है कि ऊंची कीमत पर बिकेगी। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न करके यदि वह ज़्यादा कम कीमत वसूल करता है तो ये भी जो है समाज के लिए हानिकारक होगा। तो ये कुछ बातें हैं, इन परिस्थितियों में जो कीमत विभेद है ये समाज के लिए हानिकारक होता है। अब कुछ स्थिति ऐसी भी होती है कि उन स्थितियों में जो कीमत विभेद है ये लाभदायक होता है। इसको हम
हानिकारक हमने समझ लिया, इसको आप लाभदायक लिख लें, दो बातें हो जाएगी, एक हानिकारक की और एक लाभदायक की। तो हानिकारक आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि कीमत विभेद जो है समाज के लिए लाभदायक है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, उन परिस्थितियों में जो कीमत विभेद होता है वो समाज के लिए लाभदायक हो सकता है। मान लीजिए यदि कीमत विभेद के कारण किसी वस्तु की कीमत जो है निर्धन व्यक्ति के लिए कम रखी जा रही है और अमीर व्यक्तियों से ज़्यादा कीमत वसूल की जाती है, तो ऐसी स्थिति जो है कीमत विभेद, इस टाइप का अगर कीमत विभेद किया जाता है तो इससे ये जो कीमत विभेद है ये समाज के लिए लाभदायक होगा। दूसरी बात ये भी होती है कि बहुत सी ऐसी जनसाधारण की वस्तु और सेवाएं होती है जो कीमत विभेद की नीति के बिना साधारण लोगों को प्राप्त नहीं होती है। जैसे रेलवे है, रेलवे की सेवा है, डॉक्टर की सेवा है, इनमें कीमत विभेद करना जरूरी है, तभी तो जो उच्च वर्ग है उनसे ज़्यादा कीमत ली जाएगी और निम्न वर्ग है उनसे कम कीमत ली जाएगी। ऐसी स्थिति में जो कीमत विभेद है ये लाभदायक होगा। और भी कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पर कीमत विभेद जो है लाभदायक हो सकता है कि यदि मान लीजिए कि जो एकाधिकारी है वह अपनी पूरी क्षमता के साथ में जितनी उसकी उत्पादन क्षमता है उसका पूरा उपयोग करते हुए यदि वह उत्पादन वृद्धि करता है, तो यदि वह उत्पादन वृद्धि करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, इससे समाज का जीवन स्तर जो है वह उठेगा। तो इस तरह का यदि वह अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करके उत्पादन वृद्धि करता है तो ऐसी स्थिति जो होती है समाज के लिए लाभदायक होती है। तो हमने दोनों ही स्थितियां समझा कि जो कीमत विभेद है ये समाज के लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, लेकिन ऐसी स्थितियों में वह लाभदायक हो सकता है और कुछ विषम स्थितियां जो है उसमें वह हानिकारक भी हो सकता है। तो इस तरह से आज के लेक्चर वीडियो में आपने ये समझा कि कीमत विभेद क्या है, कीमत विभेद कितने तरह का होता है, पीयू के द्वारा जो कीमत विभेद की श्रेणियां बताई गई है उसके बारे में भी आपने समझा और साथ ही आपने कीमत विभेद की शर्तों के बारे में समझा और अंत में आपने कीमत विभेद के अंतर्गत किस तरह से कीमत का निर्धारण किया जाता है उसको आपने विथ डायग्राम समझा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे कीमत विभेद के बारे में, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। लेक्चर वीडियो को देखने के पहले आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए यहाँ पर पहले हम कीमत विभेद को समझते हैं, मीनिंग ऑफ